अस्सलाम मज़रुल हक की पॉलिटिकल साइंस की बुक का आज चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। वेलकम टू पिंक पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है सब डिवीजन्स या सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की सब फील्ड्स जैसे नेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पॉलिसी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पॉलिटिकल पॉलिसी। जिस तरह एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा होता है कि उधार बंद है या ख़रीदा हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस शॉप की पॉलिसी है कि यहाँ से हम उधार पर चीज़ें नहीं ले सकते। इसी तरह से हर मुल्क की भी एक पॉलिसी होती है, उनका एक विजन्स होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो इनकी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। वो उन पर अमल करता है और वो अपने बिहेवियर से, वो अपने फंक्शन से, वो अपने डिसीजन से वो शो करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज अ कोर्स ऑफ एक्शंस adopted or pursued by the government, individuals, party rulers और statesmen। यानी आपके जो heads होते हैं, आपके party rulers जो होते हैं, आपके जो elites होते हैं, वो जो भी actions करते हैं, जो भी अपने आप से दिखाते हैं, वो आपकी पॉलिसी है। इस प्रोसेस में एक प्लान ऑफ एक्शन या प्रोग्राम होता है जिसमें आपकी डिसीजन मेकिंग को और डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाता है। ये पॉलिसी इंटरनेशनल पॉलिसी भी हो सकती है और नेशनल पॉलिसी भी हो सकती है। पॉलिटिकल पॉलिसी जो है वो 3 स्टेजेस में होती है। सबसे पहला होता है प्री अरीना स्टेज, जिसमें आप पॉलिसी की फॉर्मुलेशन करते हो। उसके बाद एरीना स्टेज होता है जिसमें पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और फिर आपके पास आता है पोस्ट अरीना स्टेज जिसमें पॉलिसी कंप्लीट होके आपको रिजल्ट देती है, और उन्हीं रिजल्ट की बेसिस पे, फीडबैक की बेसिस पे एक नई पॉलिसी बनाया जाता है। अगर करंट सिनेरियो के मुताबिक हम देखें तो खान साहब जो थे, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी से हमें ये पता चल रहा था कि वो रीजनल पॉलिटिक्स पे को बहुत प्रेशराइज करते हैं। जो हमारा रीजन है, जिस तरह हमारा ईरान, अफगानिस्तान, यूएस और रशिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास यही रहते हैं। देखें, यूक्रेन पर जब जंग हुई तो पूरी दुनिया उस पर बोल रही थी, लेकिन इमरान खान ने कुछ नहीं कहा। वो उस वक्त वहीं पर थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो मैं रिलेशन यहाँ पर रशिया के साथ रख रहा हूँ, ये पाकिस्तान के लिए ठीक है, पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये रीजनल पॉलिटिक्स है। जबकि दूसरी तरफ हमारी पीएमएलएन की हुकूमत देखें, या हमारे मार्शल लॉ का दौर देखें, या फिर जरदारी का दौर देखें, तो उसमें हम देखेंगे कि उनका जो टिल्ट है वो यूएस की तरफ होता है। उनकी ये सोच होती है कि अमेरिका अमेरिका है, वो हमारा साथ नहीं देगा तो हम डूब जाएंगे, हम स्टोन एज में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका विजन होता है, ये आपका मोड ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस जो होता है, ये आपकी पॉलिटिकल पॉलिसी होती है। और इसको जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस की एक सब फील्ड है। नेशनल पॉलिटिक्स, इसमें हम नेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस की एक अहम फील्ड है। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या हैं, कैसे बने हैं, किस तरह से काम करते हैं, और डायनामिज्म के नतीजे में जो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल इलीट्स, पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, उनकी रोल के बारे में, उनके पर्सनैलिटी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो ये सारा जो है, इसका मतलब है कि हम नेशनल पॉलिटिक्स की डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा यही चीज़ें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स, प्रोपेगेंडाज और सिट-इन्स, धरने वगैरह, ये सारी चीज़ों को जन्म देती हैं। अभी एक और टर्म जो है वो नया नया आया है, सेंसोरियल पॉलिटिक्स, जिसमें आप पॉलिटिक्स और म्यूज़िक को, ठीक है, एक साथ यूज़ कर रहे हो। आप उनको इंथुजियाज्म उनमें डाल रहे हो, मुख्तलिफ़ किस्म के गाने आ रहे हैं। मरियम के पापा चोर है,
इमरान बनोगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेशनल पॉलिटिक्स की डिस्कशन में आती हैं और ट्विटर ट्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नेशन, जब आपने अपने घर के अंदर की पॉलिटिक्स को जब डिस्कस करते हो तो वो नेशनल पॉलिटिक्स होती है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस की इस सब फील्ड को ही हम पॉलिटिक्स के सफ़र का पहला कदम कहेंगे। एरिस्टोटल ने तकरीबन 150 150 ग्रीक सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया था और उसके बाद उन्होंने अपनी फिलॉसफी जो है वो पेश की थी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जितने भी हमारे पास इस दुनिया में भी स्टेट्स पाए जाते हैं, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को और वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को जब हम पढ़ते हैं, उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पढ़ते हैं और ये क्यों है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, इसकी रीजंस क्या हैं, जब ये पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या कंपैरेटिव गवर्नमेंट है, ठीक है। यानी ये किसी भी दो मुल्कों का स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस होता है। आप किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को देखते हैं, उनके फंक्शंस को देखते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जबकि यूके में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन एक पॉलिटिकल फिनोमेना है हॉर्स ट्रेडिंग का या फ्लोर क्रॉसिंग का, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है ये यूके में इतनी कॉमन नहीं है, बल्कि है भी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ है। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, इसके फैक्टर्स, इसके रीजंस क्या हैं। तो हम लेजिस्लेचर, यहाँ की लेजिस्लेचर का वहाँ की लेजिस्लेचर के डिफरेंसेस देखते हैं, सिमिलैरिटीज़ देखते हैं और फिर हमारे पास जो है एक डेटा जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। इसी तरह अगर हम देखें कि मार्शल लॉ का जो फिनोमेना है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, या कहीं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डिस्कस होती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, इसका मतलब है टू मैनेज और टू सर्व। पॉलिटिकल साइंस की इस फील्ड में हम पढ़ते हैं कि एक लॉ जब बन जाता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, या हुकूमत जब एक पॉलिसी बनाती है तो उस पर काम करने का तरीक़ाकार क्या है। इस प्रोसेस में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल डायरेक्शंस, पॉलिटिकल एडवाइसेस को फॉलो करना होता है। इसमें मुल्क के जितने भी अफेयर्स होते हैं उसको संभालना और देखना पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी जो है हमारे पास, उसका एक सबसे बड़ा काम यही एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि जितने भी सीएसएस और पीएमएस ऑफिसर्स आते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स ही होते हैं। देखें, हम कहते हैं कि ये जो लॉ है हमारे पास, लॉ मेकिंग का प्रोसेस है वो पॉलिटिशियंस का है, लेकिन अगर आप लेजिस्लेचर में एक पॉलिटिशियन की एजुकेशन को देखें तो वो बीए पास होता है। तो एक बीए पास एक कानून की इन बारीकियों को कैसे समझेगा, ठीक है। तो ये जो सारा कानून के बनने का अमल है, लॉ के बनने का, पॉलिसी के बनने का, इम्प्लीमेंटेशन का, ये इन्हीं ब्यूरोक्रेसी के पास होता है। इनको इनकी एक्सपर्टीज होती है, वो जानते हैं, वो उनको पता होता है कि क्या चीज़ जो है क्या किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पॉलिसी बनाते भी हैं, इनको इन्फोर्स भी करते हैं। इसमें मुख्तलिफ हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। पिछले वक्तों में ज़मानों में ऐसा होता था कि एक ही बंदा होता था, वो आपको मिलिट्री को भी देखता था, वो नेशनल अफेयर्स को भी देखता था, वो इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ भी देखता था। लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है, अभी एक्सपर्टीज है, अभी एक जॉब, एक सीट पर, एक काम के लिए एक ही बंदा होता है जो उसको बेहतर तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत अहम फील्ड है और इसका ताल्लुक लेजिस्लेचर के साथ, एग्जीक्यूटिव, दोनों के साथ होता है, ठीक है, जो स्टेट और गवर्नमेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं।
पॉलिटिकल थ्योरीज को हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये लफ्ज़ थ्योरिया से निकला है, जिसका मतलब है कि वेल फॉर्म्ड आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ थॉर ऑब्जर्वेशन। जब बहुत सोच विचार के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, मुशाहदे के बाद आप अपना एक आइडिया बनाते हैं, एक पर्सपेक्टिव आपका बनता है, ठीक है, आप कुछ चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन पेश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकल थ्योरी है। कुछ भी आप देख रहे हो कि 10 बंदे हैं, उसमें से 6 बंदों ने कहा कि हमारा लीडर एक होगा, तो आप कहते हो कि ये डेमोक्रेसी है। तो ये आपका आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है कि इससे किस चीज़ को कहते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी से हमें पता चलता है कि एक स्टेट का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका नेचर क्या है, वो किन प्रिंसिपल की बेसिस पर काम कर रहा है, इस स्टेट में मौजूदा गवर्नमेंट जो है, जस्टिस जो है, लिबर्टी जो है, राइट्स जो है, ये किस तरह काम कर रहे हैं, कौन इनको देखता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। पब्लिक लॉ जो है इसका मतलब है रूल ऑफ कंडक्ट, यानी आपने काम कैसे करना है और आपके जो इख्तियारात हैं, आपके जो पावर्स हैं, उनका स्फीयर कितना है, आप उनको कितना यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये पब्लिक लॉ में आता है। इसमें हम लॉ के इन्फोर्समेंट, एजुकेशन एंड उसकी एग्जीक्यूशन पढ़ते हैं। लॉ किस तरह लेजिस्लेचर से बन कर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह इसको इन्फोर्स करती है और जुडिशरी किस तरह इसको इंटरप्रेट करती है, ये सारी चीज़ें हम लॉ में पढ़ते हैं। उसके अलावा हम लॉ को डिफरेंट टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। कभी सिविल लॉ होता है आपके जो घर के मामला, डाइवोर्स का मामला है या ज़मीन जायदाद का मामला है। क्रिमिनल लॉ होता है जिसमें आप कत्ल केस, रेप केसेस, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स हैं। जिस तरह के अगर आपने कोई कानून तोड़ा है या आपने रेप किया है तो इस्लामिक या शरिया लॉ के मुताबिक आपको क्या सज़ा दी जाएगी, या पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक आपको क्या। तो बहुत सेट्स ऑफ लॉज होते हैं, वेरियस सिस्टम ऑफ लॉज जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, उसको भी हमने पहले डिस्कस किया था स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, कि एक स्टेट इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता इंडिविजुअल की तरह, उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता है बाकी स्टेट्स पर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरे स्टेट्स के साथ अपने ताल्लुकात रखें, और ये ताल्लुकात अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। कोई हमारा दुश्मन भी हो सकता है, हमारा दोस्त भी हो सकता है, और ये टाइम टू टाइम जो है वो चेंज भी होते रहते हैं। लेकिन ये है ज़रूरी, इनको रखना पड़ता है। और ये स्टेट का एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट है, ये हमें स्टेट के बारे में उसका इंटरनेशनल विजन जो है वो बताता है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक सुना ही है तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर इसी बुक के बाकी चैप्टर्स के बारे में आपने लेक्चर्स को सुनना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक कर लें और उसको देख लें। थैंक यू सो मच।